हेलो एवरीवन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस इक्वेशन से इसको हम रिलेट करेंगे। तो ऑप्शन ए एंड बी तो हमने पहले देख लिया था कि ये करेक्ट हैं। अब देखिए सी और डी में क्या है, इसको एक तरीके से डायरेक्टली इक्वेशन तो इस तरह से इनको कनेक्ट करती हुई मिल भी जाएगी, वैसा नहीं है। बट जैसा थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में हमने किया था कि देखो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ पी वी। अगर मैं एक आइसोथर्मल प्रोसेस ले लूँ, मान लीजिए आइसोथर्मल मैंने ले लिया, तो पी वी कॉन्स्टेंट होता है, तो डी ऑफ पी वी जीरो हो गया। और आइसोथर्मल में डी यू भी जीरो हो जाता है, तो डेल्टा एच भी जीरो हो गया। तो डेल्टा एच जीरो होने का मतलब क्या है, एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रही, उसमें चेंज नहीं आया, राइट। तो अगर ऐसा सिनेरियो मैं लूँ तो एंथैल्पी भी कांस्टेंट हो रही है मेरी, और तब फिर टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो आइसोथर्मल के लिए वैलिड हो गया। तो प्रेशर चेंज करने से टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो प्रेशर से फिर वॉल्यूम में चेंज आएगा, टेम्परेचर में नहीं आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए आइसोथर्मल के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही बैठता है। जबकि डी ऑप्शन जो है उसको आप ऐसे समझिए, डी में क्या है, आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1 मोल के लिए कंसिडर करते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशियल लेते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशियल में क्या रहेगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी में लिख सकते हो आप पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर लगा लो भैया कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हम ले लूँ, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट दिया गया क्वेश्चन में भी, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट लेते हैं तो ये वाला आपका टर्म जीरो हो जाएगा। तो इन दैट केस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी, वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। तो मतलब डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, आर अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका आर अपॉन वी आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। तो दिस इज इन करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। देखिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो अगर हम चाहते हैं कि डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट जीरो हो, मतलब माइनस टी डेल्टा एस नॉट जो है वो जीरो हो जाए, तो बेटा टेम्परेचर तो आपका जीरो हो नहीं पाएगा, डेल्टा एस नॉट को ही जीरो होना पाएगा। मतलब एंट्रोपी में चेंज नहीं आना चाहिए, एंट्रोपी कांस्टेंट रहनी चाहिए। देखिए पहले में क्या है, सॉलिड कन्वर्ट होकर सॉलिड प्लस गैस में जा रहा है, तो गैस सॉलिड से गैस में जाओगे तो ऑब्वियसली बात है एंट्रोपी तो बढ़ेगी। तो पहले वाले प्रोसेस के लिए तो आपका डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव आएगा। सेकंड में क्या है, ये भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, ZnSO4 भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सारे सॉलिड हैं तो आई डोंट थिंक कि एंट्रोपी में कोई खास वहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि डेल्टा जो एस है, एंट्रोपी चेंज दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली जीरो। थर्ड देखिए, सॉलिड प्लस सॉलिड, नहीं सॉलिड प्लस गैस गिव्स यू सॉलिड प्लस गैस। अब क्योंकि H2SO4 गैस है और H2 गैस है, अब दो अलग अलग गैसेज हैं, दो अलग अलग गैसेज की अपनी अपनी जो रैंडमनेस होगी वो थोड़ी डिफरेंट तो आएगी, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगी, क्योंकि गैस में अच्छी खासी रैंडमनेस होती है, एंट्रोपी की वैल्यू काफ़ी होती है, ठीक है। अब ये गैस कौन सी थी और वो गैस कौन सी, उनमें कितना ज़्यादा रैंडमनेस का डिफरेंस आएगा, हल्का फुल्का आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि क्या होगा, बट सॉलिड के लिए रैंडमनेस सबसे कम होती है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में। लास्ट में दो गैस हैं और यहाँ पर भी दो गैस हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी दो गैस से दो गैस जा रहा है, दैट इज फाइन, पर गैसेस की आइडेंटिटीज अलग अलग हैं और अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूल के लिए जो आपका डिसऑर्डर होगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। सॉलिड इंजन के लिए डिसऑर्डर आपका सबसे कम होता है, इसलिए इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगेगा वो बी ही लगेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इंडिकेट्स सिस्टम ज्यादा डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है। लेस डिसऑर्डर तो बिल्कुल नहीं, मोर डिसऑर्डर्ड, यस एब्सोल्युटली। कंसिडर द रिएक्शन टू NO। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में आपको शायद लग सकता है कि सर कुछ और ऑप्शन क्यों नहीं आपने देखा। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, नहीं, डेल्टा एस से आपको इक्विलिब्रियम का आइडिया नहीं लगता। द सिस्टम टेंड्स टू रीच इक्विलिब्रियम पोजीशन, सिस्टम तो हमेशा इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए उतारू रहता है, उसके डेल्टा एस से क्या रिलेशन है ना। जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तब आपका डेल्टा जी जीरो हो जाता है, राइट, ठीक है। तो मैक्सिमम एंट्रोपी एंड मिनिमम एनर्जी का एक कॉम्प्रोमाइज आ जाता है वहां पे जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। तो अकेले डेल्टा एस से आप ये नहीं बता सकते कि ये सिस्टम अभी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। सिस्टम तो हमेशा चाहता है कि इक्विलिब्रियम की तरफ जाए। नाउ कंसीडर द रिएक्शन 2NO plus O2 gives you 2NO2,
प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एच 298 केल्विन। डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन रिएक्टेंट का भी दिया गया आपको NO का, और NO2 प्रोडक्ट का भी दिया गया है। तो बेटा डेल्टा जी रिएक्शन का कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट में NO2 है तो मतलब उसके भी दो हैं, स्टोइकियोमेट्री 2 है इसका, 2 NO2, ठीक है। तो 2 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस, ये प्रोडक्ट आ गया, माइनस रिएक्टेंट में क्या है, O2 का तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस प्लस 2 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO गैस। तो बेटा O2 स्टैंडर्ड स्टेट में उसके लिए जीरो हो गया आपका, बाकी दो वैल्यू पुट करो। तो 2 इंटू प्लस में ये वैल्यू है NO2 का है 51.84 माइनस 2 इंटू 86.69। तो ऑब्वियसली बात है जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा जी रिएक्शन का अगर नेगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज स्पॉन्टेनियस। देन क्वेश्चन नंबर 34, which one among the following pairs does not represent example for intensive property? टेम्परेचर इंटेंसिव होता है, अमाउंट बढ़ाने से घटाने से, आधी बाल्टी भरी है पानी की, आधा बाल्टी फेंक दोगे पानी का तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा क्या? नहीं, टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज अमाउंट चेंज करने से। डेंसिटी, एक चम्मच भर पानी की डेंसिटी भी वही है, एक बाल्टी भरे पानी की भी डेंसिटी वही है। प्रेशर एंड मोलर वॉल्यूम बोथ आर इंटेंसिव, ठीक है। इन्होंने पूछा डज नॉट, तो ये ध्यान देना जो इंटेंसिव नहीं है। मोलर हीट कैपेसिटी एंड डेंसिटी इंटेंसिव है, मोलर जहां पर भी लग गया वो इंटेंसिव है। हीट कैपेसिटी, अब ये मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है डी ऑप्शन में, इट इज टोटल हीट कैपेसिटी। तो अगर आप 10 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ हीट लगेगी। अगर आप 15 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं तो भैया ज़्यादा ही हीट लगेगी ना। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाओगे तो हीट देनी भी ज़्यादा पड़ेगी। और एंथैल्पी, अब इतनी सी लकड़ी जलाओगे तो कम आग जलेगी, ज़्यादा लकड़ी जलाओगे ज़्यादा आग जलेगी, है ना। तो आप एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ कंबशन से रिलेट कर लो, किसी और चीज़ से रिलेट कर लो, तो अमाउंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है एंथैल्पी भी बढ़ेगी। देन क्वेश्चन नंबर 35, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज 0, ठीक है। वैसे प्रिसाइजली लिखना चाहिए था स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म, है ना। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस। अ प्रोसेस दैट लीड्स टू इंक्रीज इन फ्री एनर्जी विल बी स्पॉन्टेनियस। फ्री एनर्जी बढ़ेगी तो स्पॉन्टेनियस होगा, गलत बोल रहा है। फ्री एनर्जी तो घटनी चाहिए ना, डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दिए गए हैं। टेम्परेचर अबव विच द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। अरे करना क्या यार, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस कर लो, मतलब डेल्टा जी को जीरो कर लो, तो टेम्परेचर आ गया आपका डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, है ना। अब देखो, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में क्या है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव आपका, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी टर्म मिलकर नेगेटिव होगी। तो टेम्परेचर हायर होगा तभी तो नेगेटिव वाली टर्म बड़ी होगी और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो ये जो टेम्परेचर आपका इस वैल्यू आएगी यहाँ पे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस करके, इससे जो हायर टेम्परेचर की रेंज है वहां पर ये प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो 36 का आंसर, लेट मी चेक कितना आएगा इसका, सॉल्व करके ए ऑप्शन आ रहा है इसका, ठीक है। देखिए 37, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 CO2 एंड H2 दी गई हैं, तीनों का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ दिया गया है। देन द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड बाय बर्निंग 7 ग्राम ऑफ C2H4, ठीक है। तो भाई ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, C2H4 को जला रहे हैं हम, तो C2H4 गैसेस प्लस O2, फिर बैलेंस करेंगे तो 2CO2 गैस और सारा सारा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, तो 2H2O गैस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, 2 6 तो 3O2, ये इक्वेशन आपकी आ गई, ठीक है। नाउ अब किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट का डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस रिएक्शन का डेल्टा एच फॉर्मेशन। तो 2 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये प्रोडक्ट का आ गया, माइनस O2 का तो जीरो हो जाएगा, एलिमेंट है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H4, राइट। बस वैल्यू पुट करो और आंसर निकल जाएगा आपका। तो ये डेल्टा एच रिएक्शन जो आया ना, ये तो पूरा आपका
कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा तब आया। बट पूछा गया कि 7 ग्राम ही C2H4 है, ठीक है। तो C2H4 का मोलर वेट कितना होता है? 28 ग्राम, ठीक है। तो ये जो आपका डेल्टा H रिएक्शन आएगा ये तो 1 मोल के लिए आ रहा है, राइट, क्योंकि 1 मोल C2H4 जला रहे हो आप, मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन में 1 मोल है। तो बेटा मतलब 28 ग्राम के लिए जो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी वो 28 ग्राम के लिए आएगा। आपको 7 ग्राम के लिए चाहिए तो डिवाइड बाय 4 करोगे, ठीक है। तो 37 का आंसर आ जाएगा आपका, सॉल्व करके सी ऑप्शन, ठीक है। करके देख लेना एक बार, आई थिंक आराम से मैच कर जाना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। देन फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट 1000 केल्विन इज 0.003 ATM। डेल्टा जी नॉट इतना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, ओके। तो Q क्या होता है इस रिएक्शन के लिए? रिएक्शन कोशेंट क्या बन जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर, ठीक है, सीधी सी बात है। क्यों? देखो सॉलिड को तो हम कंसीडर करते नहीं, सॉलिड की कंसंट्रेशन को यूनिटी मानते हैं हम, है ना। तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो अगर आप रिएक्शन कोशेंट लिखेंगे तो सिर्फ प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर आएगा। तो बस तो Q की जगह आपको यहाँ पे क्या लाना है? प्रेशर ऑफ CO2 दैट इज 0.003, डेल्टा जी नॉट आपको दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, ठीक है, सब कुछ दिया ही है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो 38 का आपको सॉल्व करके आंसर जो आना चाहिए दैट शुड बी बी ऑप्शन, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, गिवन C2H6 गिव्स यू 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन। एटमाइजेशन कर रहे हैं हम, C2H6 को बिल्कुल उसके एटम्स में हमने तोड़ दिया। तो ये जो आपका रिएक्शन है C2H6 गैसेस गिव्स यू 2 कार्बन गैसेस प्लस 6 हाइड्रोजन गैसेस। दिस, इसमें जो भी आपका डेल्टा H आएगा दैट इज डेल्टा H एटमाइजेशन, और ये आपको दिया गया 712 किलो कैलोरी। नाउ CC बॉन्ड एनर्जी 112 है, CH बॉन्ड एनर्जी कितनी है? अब देखो ध्यान से देखो, C2H6 में आपने किया क्या? आपने इसको तोड़ दिया ना पूरे एटम्स में, राइट, ठीक है। तो आपने जो तोड़े हैं वो कौन कौन से बॉन्ड तोड़े हैं? आपने 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े हैं, है ना, ये प्लस 1 आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा है, और इसमें मिला के 712 किलो कैलोरी आपका खर्चा हो गया। अब CC बॉन्ड एनर्जी 112 है, ये 112 था, ठीक है। तो 6x, तो बस यहां से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो आंसर डी, डन, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 40, द एनर्जी रिलीज्ड ऑन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड कार्बन विद गैसेस ऑक्सीजन इज, 1 मोल को जलाते हैं तो उसको डेल्टा H कंबशन बोलते हैं, डेल्टा H फॉर्मेशन। अच्छा देखिए, अब कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस। तो एक्चुअली ये जो रिएक्शन है इसको आप डेल्टा H कंबशन भी बोल सकते हो क्योंकि कार्बन जल भी रहा है, और डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो क्योंकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अपने बेसिक एलिमेंट्स से बनी है। तो सी आ जाएगा इसमें, बोथ आर ट्रू, ठीक है। विद गैसेस ऑक्सीजन इज, या 40 का सी आ जाएगा, बोथ आर ट्रू। 41, विच इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू वैक्यूम। अरे भाई साहब, अब देखिए यहां पर आपके पास एक कंटेनर में गैस है, ठीक है, आगे कनेक्ट कर रहे हैं आप एक और कंटेनर है, ये कंटेनर वैक्यूम है, कुछ नहीं यहाँ पे। तो जैसे आप बीच का ढक्कन खोलेंगे खुद चली जाएगी वैक्यूम में, सारा ऑक्यूपाई कर लेगी उसको, कुछ करना पड़ेगा आपको उसके लिए? नहीं, गैस खुद ही वैक्यूम में एक्सपैंड कर जाएगी ना। यस, तो ये तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वाटर फ्लोइंग डाउन द हिल, ऑब्वियसली बात है यार, खुद चलता है पानी ऊपर से नीचे। हीट फ्लोइंग फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, नहीं यार, ठंडे से गर्म की तरफ थोड़ा जाती है हीट, हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है, ठीक है। देन 42, फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर T, डेल्टा H एंड डेल्टा S वर फाउंड टू बी बोथ पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आपने देखा ही है कि टेम्परेचर हायर होना चाहिए तभी जाके स्पॉन्टेनियस होता है। इफ T इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस एट ग्रेटर देन TE, टेम्परेचर ग्रेटर देन TE, 42 का C। अभी ये सॉल्व तो कर रहे थे इतनी देर से हम। देन सल्फर प्लस 3/2 O2 gives you SO3 plus 2x किलो कैलोरी, और SO2 plus half O2 gives you SO3 plus y किलो कैलोरी। फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, जब भी आपको कुछ पूछा जाए स्पेसिफिकली, आप पहले रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखिए। तो रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? सल्फर सॉलिड
चलो सॉलिड सॉलिड को छोड़ो क्योंकि इक्वेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो मतलब S प्लस O2 गिव्स यू SO2, इसका डेल्टा H आपको पूछा गया है। तो मेरे पास जो गिवन डेटा है उसको रीअरेंज करके मेरे को ये इक्वेशन निकालनी है इन दो इक्वेशन से जो ऊपर दी गई हैं, इन दोनों से। ठीक है, तो मेरे को सल्फर चाहिए, ओके, रिएक्टेंट में O2 चाहिए, यस, और SO2 चाहिए। तो SO2 मेरे को उधर चाहिए, तो एक काम करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। तो 1 माइनस अगर मैं 2 कर दूँ, मैं देखिए ये माइनस लगा दो, या माइनस लगा दो, या माइनस लगा दो, SO3 कट गया, SO2 उधर चला गया, और 3/2 O2, 3/2 O2 माइनस हाफ O2 कितना हो गया, 1 O2, जस्ट O2। तो मतलब ये आपका वही आ गया। तो 1 माइनस 2 से आपका बचेगा इक्वेशन S प्लस O2 गिव्स यू SO2। तो 1 माइनस O2 में डेल्टा H कितना आएगा, 2x माइनस वाई। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इन्होंने ऑप्शंस थोड़ी सी y माइनस 2x क्यों दिया हुआ है, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। देखो यहाँ इन्होंने लिखा है प्लस 2x, मतलब इसका जो डेल्टा एच है, प्लस का मतलब कि प्रोडक्ट में निकल रही है वो, तो डेल्टा एच इज एक्चुअली माइनस 2x। और यहाँ क्योंकि प्लस y है, मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ y अमाउंट ऑफ एनर्जी भी बाहर निकली है, तो डेल्टा एच इज माइनस वाई। तो इसलिए 1 माइनस 2 करेंगे तो आप माइनस 2x माइनस माइनस ऑफ वाई, तो y माइनस 2x, दैट वॉज फाइन। अगर उन्होंने दूसरी ऑप्शन भी दी होती ना 2x माइनस वाई, तो हम जल्दबाजी में हो सकता था उसको क्लिक करके गलत कर देते। Now 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from initial volume 1 to 10 delta U। देखिए आइसोथर्मल में बेटा डेल्टा U 0 होता है, बात खत्म। आइसोथर्मल है, डेल्टा U 0 है। 45 the second law of thermodynamics says that in a cyclic process work cannot be converted into heat, ऐसा बोलता है क्या वो, नहीं। वर्क कैनॉट बी हीट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ऐसा भी नहीं बोलता। वर्क कैनॉट बी कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू हीट, वर्क तो कंप्लीटली हो सकता है क्योंकि हायर ग्रेड एनर्जी को लोअर ग्रेड में कर सकते हो, पर लोअर ग्रेड एनर्जी हीट को कंप्लीटली वर्क में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब 100% एफिशिएंसी अचीव नहीं की जा सकती इंजन में। ठीक है, तो ये है, तो डन, डीपीपी होगी इसकी। चलिए, तो अब इसको अच्छे से एक रिवाइज कर लो, पढ़ लो एक बार, सारे फॉर्मूलाज जो मैंने नोट्स में आपको दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आगे शेयर भी करना है, दोस्तों को बताना भी है क्रैश कोर्स के बारे में। एंड ये जो क्रैश कोर्सेज हैं आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए तो डेफिनेटली काम आ रहे हैं, पर कुछ बच्चे जैसे 12th क्लास में जा रहे हैं, उनको 11th रिवाइज करनी है, उनके भी काम का है, क्योंकि 11th आपकी इससे बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकती है। ठीक है, और बाद में जैसे आप 12th करते जाएंगे तो आप 12th के चैप्टर्स को भी इससे रिवाइज कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से काम आ जाएगा ये। तो 11th टू 12th मूविंग वालों के लिए भी बहुत अच्छा कोर्स है ये, राइट। अब नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम। तो दैट इज अ बिग चैप्टर, लंबा है थोड़ा सा डेफिनेटली, बट ठीक है। आयनिक अगर आपको अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड आयनिक इक्विलिब्रियम प्रॉपरली। तो अगर नहीं आता ज़्यादा तो बहुत दिमाग उसमें नहीं मारना। तो क्रैश कोर्स में जनरली स्ट्रैटेजी ये होती है कि आयनिक का जस्ट फॉर्मूला समझ लो, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपसे बन जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर्मूला भी याद करके नहीं गया बच्चा और फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आया था और वो भी छोड़ के आ गए, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, पर डीप क्वेश्चन आ गया है तो वो तो पेपर में वैसे भी टाइम खाएगा तुम्हारा, उससे बेटर कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए वर्किंग हार्ड, है ना, कंटिन्यू लगे रहो, बाय।